वेलकम टू अखंड विद्याश्रम, द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम। दूसरे 10 विकास चरण, द सेकेंड 10 डेवलपमेंट स्टेजेस। कोई भी चीज निर्माण करने के बाद उसे 10 हिस्सों में डेवलप किया जाता है, कंप्लीट होने के लिए या संपूर्ण होने के लिए या अखंडता आने के लिए। इसी विषय पे हम बात करेंगे। मेरा धर्म अखंडता है, इम्पेकेबल विजडम। माई ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, अनमोल आविष्कार दिव्यंका है, जिसके साथ कुदरत के सारे खूबसूरत चीजें बनाई गई हैं। अब सारंश से शुरू होते हैं कि कुदरत के सृष्टि के बनने से पहले निरंकार निर्गुण ब्राह्मण था। इसका मतलब कि आइसोमर्स और न्यून 21 पर प्रेजेंट, जो कहीं ना कहीं डेड स्टेट में थे, एक इनएक्टिव स्टेट में थे, इनर्ट मैटर में थे। और उसके बाद जब नियॉन 21 का बिग बैंग थ्योरी हुई, चाहे कोलिशन हुआ, चाहे उनका मिलन हुआ, उसके बाद ही सूरज रोशनी निकली थी और उसके बाद 10 स्तरों से चलकर सारे पदार्थ बने थे। वो ऊपर से नीचे आकर जमीन पे आ गए हैं और जमीन पे आके धुलकर वो कहीं ना कहीं समुद्र में चले जाते हैं। और जो भी चीज आज हम कर रहे हैं वह समुद्र से ही शुरू हुई है। पदार्थ भी समुद्र से आए हैं और जीव जंतु भी पहले समुद्र में ही पैदा हुए थे। फिर उसके बाद यूनिसेलुलर बनते बनते हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन लेवल तक पहुंच गए, जो परफेक्ट में कुदरत का बिल्कुल परफेक्ट देन है, कुदरत है, वो देख पा रहे हैं। ये मैंने कहा कि क्रिएशन के टाइम पे नियॉन 21 को मिलाकर नियॉन 22 में बना था, फिर 20 में आ गया, उसके बाद सारे पदार्थ वहीं से निकले थे। जहां पे एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं कि क्रिएशन के बाद लॉर्ड ब्रह्मा ने The Lord of creation, a generation, G apart God, rested for 1.5 years. ये चीज जाइगोट फॉर्मेशन, जिसमें मेल स्पर्म और फीमेल ओवम मिलकर जो फॉर्म बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, उसको भी क्रिएशन के बाद 1.5 दिन के लिए आराम करना पड़ता है, उसके बाद ही काम शुरू होता है। क्या हमारे ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि इतने ज्ञानी थे कि उनको हर चीज ठीक समझ आती है? इसलिए मैं सनातन धर्म की खूबियों को और साइंस को मिलाकर उसको संपूर्णता लाना चाहता हूं। यही मेरा धर्म भी है, कर्म भी है और यही मेरा लक्ष्य है, ताकि दुनिया में हर चीज संपूर्ण हो, अखंडता के साथ हो। अब जब सब चीजें समुद्र में, सागर में आ गई थी, तब उसका मंथन करके जब लोगों ने उसमें पानी लेने की कोशिश की थी, अमृत लेने की कोशिश की थी, जिसमें सुर और असुर दोनों मिलके जुड़े थे। और मेरा मानना है कि जो अमृत है वो पानी है, उसकी परसेंटेज 61.8034% है। ये कुदरत की मेन डायनामिक फोर्स है, कुदरत की देन है, ताकि उसके आधार पर ही दुनिया में काम भी बन सकता है, नए सेल भी बन सकते हैं, सब कुछ उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये चीज भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मंथन करते करते जो चीजें 14 आई थी, हमने उसके काफी वर्णन कर दिया है, मगर मैं मानता हूँ हर चीज समुद्र से ही निकली थी और समुद्र से ही हमें वो सीखना पड़ेगा कि कैसे क्या हुआ और क्या करना चाहिए, कैसे हम अखंडता के पास दुनिया को नया ज्ञान दे सकते हैं। अब मैंने पहले कहा था कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है, जो फर्स्ट रेजोल्यूशन है, जो लॉर्ड ब्रह्मा के साथ जुड़ी हुई है, उसकी वैल्यू 22/21 है। और हर सेल, जिसमें हम प्रोटोजोआ ले लें, उसकी जो साइज है 21x21 लेवल पे है, 1x1 है, सर्कल फॉर्म है, डिजिटल फॉर्म में है, डॉट फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर जब उसका एक हिस्सा मूवमेंट होता है तो उसमें मूवमेंट शुरू होती है, उसमें ही मूवमेंट भी शुरू होती है, उसी में ही सृष्टि भी लग जाती है। ये भी मैं पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं कि 21 को 22 बनना पड़ेगा। उसके बाद 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, वो जानने की हम कोशिश करेंगे, कैसे हम इसे आसानी से समझकर साइंटिफिकल प्रूफ के साथ इसे दुनिया के सामने पेश किया जाए, ताकि लोगों को एक बार समझ आ जाए तो उसे भूलने का और दोबारा समझने की जरूरत ना पड़े। अब
फर्स्ट स्टेज जो मैंने पहले बताई थी कि दिव्यांग सीक्वेंस बनाया है जिसकी रेशो 1:1.618034 है, उसे कैसे बनाया गया था वो मैंने पहले बताया था। दूसरी तरफ मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि उसके इनवर्स दिव्यांग सीक्वेंस भी है और संपूर्ण भी है। अगर हम 100 से शुरू करें और 61.8034 से डिवाइड करते हुए नीचे लाते जाएं और हर स्क्वायर उसी दिशा में हो, उसी साइज में हो, जैसे पहला स्क्वायर 100 into 100 है और दूसरा स्क्वायर 61.8034 है, जो तीसरा स्क्वायर बनता है 38.196 है, यही दिव्यांग रेशो है। और जो अगला बन जाता है तो वो 23.6068 है। नेक्स्ट विल बी 14.5898 है। जो अगला है 9.0170 है। अगला 5.5728 है। उसके बाद अगला 3.442 है और 10वां वाला 2.1286 है। जो 10वां अंक बनता है उसकी 1.3156 है। जो अंत में 10 स्टेज के बाद वो 1 से कम हो जाता है तो अगला नंबर है 0.8130। इसका मतलब कि स्क्वायर को भी बनाते वक्त हमें 10 + 34419 तक ही आता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो इसमें भी 10 स्टेजेस हैं इन्वोल्यूशन के, वो भी 10 स्टेजेस ऑफ इन्वोल्यूशन कह सकते हैं। अगर हम इसे एवोल्यूशन की तरफ देखें जी कि आप इसके अंदर कितने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, जैसे कि आप स्क्वायर देख रहे हैं, फर्स्ट डिजाइन है 100 into 100 है, उसको मैंने 21 हिस्सों में बदला हुआ है, जो आप आसानी से देख सकते हैं। जो सेल है जिसकी क्रिएशन नहीं हुई है, अब इसकी क्रिएशन होने वाली है, तो जो आप देख सकते हैं 21 22 हो गई है, तो 1/21 आगे बढ़कर आगे चलने वाली है, उससे वो पहला ऑर्बिट बन जाता है, वो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है। तो 21 into 21 becomes 22/21, वो इज फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा है। आप ये एक एक करके आगे कैसे बढ़ता है हम वो देखना चाहेंगे। आप देख लीजिए कि फर्स्ट स्टेज वही 1/21 आगे बढ़ता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट बन जाता है। दूसरा ऑर्बिट बन जाता है, वो भी 1.21 आगे हो जाता है। तीसरा भी 1/21 आगे हो जाता है। चौथा भी 1/21 और आगे हो जाता है। उसके बाद पांचवा भी 1/21 और आगे हो जाता है। उसके बाद फिर छठा भी ऐसे हो जाता है, सेवंथ भी हो जाता है, एट्थ भी बन जाता है, बन जाता है, बन जाता है। अब 10 तक देखें तो उसके आगे पूरा एक डालने की कोई क्षमता नहीं है, ये संपूर्ण हो चुका है, मगर उसके बाद भी थोड़ी जगह बाकी है। इसका मतलब थर्ड स्टेज जो इन्वोल्यूशन की है, या डिसोल्यूशन की है, या मैचुरेशन की है, वो हम अगले वीडियो में प्रत्यक्ष तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन जो है वो 22/21 की है, जो डेवलपमेंट है वो 10 स्टेजेस की है, जो मैचुरेशन है वो थर्ड स्टेज है, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। मगर इसका जिक्र या वर्णन हम इस चीज में आप देख लीजिए, एक है मगर वो छोटा सा है, बाकी वालों से कम है। इसका मतलब 10+ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं दिव्यांग के, और वही नंबर क्या है वो अगले में हम देखने की कोशिश करें। मगर ये जो है 10 और 11 के बीच में ही है, और मैंने पहले भी आपसे कहा था फाइबोनाची सीक्वेंस में भी जो परफेक्ट गोल्डन रेशियो की रेशियो 1.618 है, वो 10 और 11 के बीच में ही आती है, 89/55 पे ही, ना उससे पहले ना उसके बाद। अगर हम 1.618 को गोल्डन रेशियो मानते हैं, सिंप्लीफाइड है, तो वो भी 10 और 11 के बीच में है, जहां भी 10 और 11 के बीच में है, हर चीज में 10 चीजें ही उभर के आती हैं। वहां तक मैं समझता हूं कि कुदरत की देन है, वो समझकर ऐसे आगे ले जाने का सौभाग्य जो मुझे मिला है, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है वो 10 अवतार है, द 10 इनकारनेशंस ऑफ गॉड लॉर्ड विष्णु। वो मत्स्य से शुरू होता है, कूर्मा अवतार सेकंड है, वरहा थर्ड है, नरसिम्हा चौथे हैं,
वामना 5 में है, परशुराम 6ठे हैं, श्री राम 7 में है। जहां तक ये पहले जो 7 है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। हर इंसान इन्हें इसी तरीके से देखता है, इसमें कोई नहीं। फर्स्ट 7 स्टेजेस में जब तक भगवान संपूर्ण बन जाते हैं, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं, उसमें 10 ही लेवल्स हैं। ये भी एक खूबी इसमें नजर आती है। टू बिकम द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग 7 स्टेजेस आर मोर देन एनफ। मगर उसके बाद जो अगले 3 हैं, वो एडिशनल सुपर इंटेलिजेंस या ऐसी चीज है जो आपको कुदरत को लेके आ जाता है, कुदरत के कानून को आपके बीच में ले आते हैं, जिसमें आप एक पुरुष, महापुरुष, परमात्मा बन जाता है, या वो गुण आ जाते हैं जो मैं समझने की। इसे इंडिविजुअल नहीं लेना चाहते। श्री भगवान भी अपने आप में संपूर्ण भगवान थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उनमें 14 गुण है, मगर कृष्ण भगवान में 16 गुण है। और मैं समझता हूं 64 आर्ट्स हैं, वो सब कर सकते हैं, मगर वहां तक जाने के लिए आपको 64 आर्ट को जानना जरूरी होगा। आप साथ में श्री राम अवतार के बाद काफी लोगों ने कृष्ण भगवान को वहां पे डाला हुआ है, और मैं समझता हूं 9th में काफी लोगों ने बुद्धा को डाला हुआ है। ये बुद्धा का इंक्लूशन 10 अवतार में फिट नहीं होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं मानता हूं 10 के 10 अवतार काफी हद तक राजयोग के साथ जुड़े हुए हैं। ये ब्राह्मण युग का परिवर्तन नहीं है। ये वो काम है जब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को बार बार जन्म लेना पड़ता है, या हर इंसान को उस लेवल तक उठकर वापस लाना पड़ता है। अब इनकारनेशन या अवतार का भी यही मानना है, क्या जब भगवान ने ह्यूमन फॉर्म में लिया, या ये सब प्रथाएं हर मनुष्य में हैं, अगर वो अपने आप को ऊपर तक उठा के ले जाता है, हम भी भगवान बन सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं और उसको आगे ले जा सकते हैं। आप कैसे भी देखा जाए, हर इंसान में सृष्टि के जितने भी नियम्स हैं, जितनी भी कुदरतें हैं, जितने भी एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, सारी क्षमताएं सृष्टि की हैं, ब्रह्मांड की सारी क्षमताएं पिंडांड में हैं, दोनों एक ही हैं। और यही चीज मैं विश्वास करके देखना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में मैं कुदरत के वो सब गुण देख लूं जिसे आज तक किसी ने नहीं समझा है। मेरा विश्वास है कि हम सब ईश्वर की तरह हैं, ईश्वर की सारी क्वालिटीज हम में हैं। तो जो भी वेदों में दिखाया गया है, उपनिषद में दिखाया गया, स्क्रिप्चर में दिखाया गया है, उन सब को जानने की, पहचानने की और दिखाने की क्षमता हर इंसान में है, सिर्फ मुझ में नहीं है। मैं मानता हूं मैं उदाहरण बन रहा हूं कि पहला इंसान जिसने दिव्य अंक को दुनिया के सामने पेश किया है, या इम्पेकेबल विजडम को दे रहा है, मैन मेड डिजाइन्स को डिवाइन डिजाइन में बदलकर जितनी भी कमजोरियां हमारे पढ़ाने में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से हैं, उनको ठीक करके संपूर्ण अखंडता के साथ ज्ञान को दिया जाए जो एक जैसा हो, जिसे भूलने की या समझने की कोई जरूरत ना हो। मैन मेड मैथमेटिक्स, मैन मेड फिजिक्स, मैन मेड केमिस्ट्री, मैन मेड सब्जेक्ट्स को हम दिव्य अंक डिजाइन पे ले जा रहे हैं। यही काम अखंड विद्याश्रम का है, यही काम मेरी वीडियोस का है, यही लक्ष्य और संकल्प मेरा है। तो उस तरीके से देखा जाए तो गौतम भगवान जब बुद्धा उसमें फिट नहीं होते हैं, उसके बदले 8 अवतार में मैंने बलराम को डाला है। मगर बलराम की ये क्वालिटी है कि वो नॉन अलाइंड पर्सन है, वो एलोकॉर्टेक्स को प्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए वो सब जानते हैं मगर फिर भी किसी चीज का हिस्सा नहीं लेते हैं। दैट इज 8th लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ये क्षमता हम इंसानों में भी है। वही क्षमता बलराम के माध्यम में मैंने देखी जब महाभारत हो रहा था। जब बलराम को पूछा गया था, उन्होंने कहा मैं हिस्सा नहीं लेने वाला हूं, मगर कृष्ण भगवान ने पांडवों का हिस्सा लिया था और धर्म की स्थापना करने के लिए जो काम किया है वो दिखाते हैं कि राइटियस डिवाइन बीइंग है, उनमें न्यूकॉर्टिकल सुपर ह्यूमन बीइंग है। वो डेवलपमेंट की वो स्टेज है जो होनी चाहिए। वो सो कृष्ण भगवान 16 कला में संपूर्ण, मैं समझता हूं वो 64 कला में ही संपूर्ण थे।
मगर उसकी सारी कला के बारे में जिक्र नहीं है, तो उसके बारे में कहना नामुमकिन है। मगर मैं ये कह सकता हूँ वो परमात्मा ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो 9th लेसन एक्चुअली 10th को कंप्लीट दिखाते हैं। जो कल की अवतार है वो फ्यूचर का इन्वेंशन है, जिस इज बियॉन्ड द ह्यूमन ब्रेन। वो काम कर सकते हैं जो ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं। शायद यही थ्री आउटर लेयर की परिभाषा है कि जब वहां पहुंच जाएंगे, आकाश कोश को आप देख सकते हैं, उसकी लिखी हुई चीजों को जान सकते हैं, उसको साइंस के माध्यम से समझ के, साइंस को भी, मैथ्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और सारी साइंसेस को रेक्टिफाई करके असली साइंस की तरह जो सच्चाई, ईमानदारी को दुनिया के सामने पेश करती है, शायद उसके लिए ही कल की अवतार या उससे आगे का या जो भी है, वो सारी संभावना भी मनुष्य में है। इसकी कल्पना पहले कर दी गई थी। उसके आधार पर मैं दिव्य वही चीज की एक उदाहरण है। तो वो उदाहरण भी मुझे 10 अवतार में नजर आता है, जिसमें मैं कंप्लीट डेवलपमेंट देख सकता हूँ। अगर हम मत्स्य की अवतार करते हैं तो ट्राइजेमिनल लेयर जो फीटस की बनी हुई है, इन द बिगिनिंग स्टेज में है। उसके बाद वो कूर्मा का है। उसके बाद वो कैसे आगे प्रचलता और आगे बढ़ता है, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के साथ है, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ है, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन के साथ है। पूरी डेवलपमेंट आप 10 अवतार में देख सकते हैं। वो ही शक्तियां, जैसे ही हम ऊपर और ऊपर एवोल्यूशन, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होता है, इंटीग्रेशन होती है, इनलाइटनमेंट, एम्पावरमेंट वही है। वही चीज मुझे 10 में नजर आती है कि जो भी अगला है वो पहले वाले से और भी एडिशनल क्वालिटीज उनमें आ रही हैं। वो जो एवोल्यूशन की 10 स्टेजेस हैं, आप 10 अवतार में देख सकते हैं। यही इसकी खूबी है। अगर आप प्रत्यक्ष तरीके से 10 स्टेजेस को देखना चाहते हैं तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप ऑनियन को ले लीजिए, उसमें देखेंगे कि जो परफेक्ट ऑनियन है उसमें 10 लेयरी हैं, 9 और 11 नहीं है। वो परफेक्ट एग्जाम्पल है इन प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप जो बैनियन ट्री के जो स्टेम है उसमें भी लेयर्स हैं। अगर उस लेयर्स को भी आप काट के देखें एट द प्राइम स्टेज, कहीं भी स्टेज पे देखेंगे, उसमें आप 10 लेयर ही देख पाएंगे। उसमें ना 11 है, ना 10, ना 9 है। वो भी उदाहरण बन जाता है एज फार एज प्लांट किंगडम इज कंसर्न। और प्लांट किंगडम में तो फेविनेसिस सीक्वेंस तूर देखा गया है, वो भी दिव्यांग के ही है और 10 पे ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम एनिमल किंगडम में आ जाएं तो मुझे लगता है कि अगर सिंगल सेल में हम चलें तो ई कोलाई, इससे कोलाई है, और जब वो डेवलप होना शुरू होते हैं तो हर 20 मिनट में एक डेवलपमेंट होती है। उसके 10 ही डेवलपमेंट हो सकते हैं, उसके बाद आके वो स्टेट हो जाता है। वो भी एक खूबी है। सेम ई कोलाई, मेरा मानना है आज के दिन हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक्चुअली इज ई कोलाई ओनली। जो चीजें ई कोलाई में होती हैं वही माइटोकॉन्ड्रिया भी हम में कर रहे हैं। वो अपने आप में एनर्जी मॉलिक्यूल है और एनर्जी बन रही है। तो वो भी उदाहरण सबके लिए बेहतर है। मगर हम साइंस की बात कर रहे हैं और साइंस के उदाहरण को देना चाहते हैं, तो हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहिए जिसके बारे में बहुत लिखा गया है, जाना है, पहचाना गया है और जिसको कोई भी नकार नहीं कर पाएगा। अगर हम उस एग्जाम्पल से देखें तो रेड ब्लड सेल की जो फॉर्मेशन है, एरिथ्रोपोइसिस है, वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। उसमें 10 स्टेजेस हर किताब में नजर आएंगी। जैसे कि स्टेम सेल, जिससे रेड सेल बनते हैं, उसे आप प्लूरीपोटेंट कहिए, टोटीपोटेंट कहिए या जर्म सेल कहिए। और उसकी अगर आप मात्रा देखें, साइज देखें, वो इरेगुलर है, ब्लू कलर है, लार्ज न्यूक्लियस है और उसका पूरा साइज 21 माइक्रोन, 21 माइक्रोन का ही है, स्फेरिकल है। और उसकी जो वॉल्यूम है वो 900 क्यूबिक माइक्रोन है। और दूसरा जो स्टेज है कमिटेड प्रोजेनिटर सेल है, इरेगुलर है, ब्लू है, लार्ज न्यूक्लियस है, वो 21 से 22 बन जाता है। जिसका मतलब कि प्लूरीपोटेंट को कमिटेड बनने के लिए
वो फर्स्ट स्टेप स्टेज ऑफ क्रिएशन है या जनरेशन है, जी पार्ट ऑफ गॉड है, 22 हो गया। उसके बाद बर्स्ट फॉर्मिंग में इरेगुलर ब्लू एक्टिव माइटोसिस है, वो 20 माइक्रोन को हो जाता है। फिर कॉलोनी फॉर्मिंग ई सेल्स हैं, वो सर्कुलर हैं, ब्लू हैं, एक्टिव माइटोसिस हैं, 18 माइक्रोन बन जाते हैं। प्रोनॉर्मोब्लास्ट सर्कुलर हैं, ब्लू हैं, एक्टिव हैं, 16 माइक्रोन बन जाते हैं। अर्ली नॉर्मोसाइट जो है उसमें बेसोफिलिक आरएनए डिफरेंशिएशन फोरम है। फिर इंटरमीडिएट है जिसमें पॉलीक्रोमेटिक कलर है, रंग का है, मॉइसिस है, 12 बन जाते हैं। लेट नॉर्मोब्लास्ट में ऑर्थोक्रोमेटिक है, हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स 10 माइक्रोन है। फिर रेटिकुलोसाइट है, फाइन मॉलिक्यूलर है, रेड कलर है, हीमोग्लोबिन है, 8 माइक्रोन है। और एरिथ्रो जो फाइनल है बाई कनकेव कलर बन जाता है, डीप रेड बन जाता है, हीमोग्लोबिन है और 7 माइक्रोन तक आ जाता है। वो शक्ल भी आप इसमें देख सकते जो इंटरनेट से ली गई है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो सारे स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाया जाता है। आप इसमें देखिए कि 21 माइक्रोन साइज पहले 22 बन जाता है, वो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है। उसके बाद 21 कम करके 7 तक आ जाए, वो ट्रिनिटी है कि हर चीज 3 पे ही चलती है। और वॉल्यूम जो है पहले 90 माइक्रोन का है और उसके बाद जो वॉल्यूम मैच्योर सेल का 90 है। अगर इसमें देखें 90 डिवाइडेड बाई 90 भी 10 टाइम्स का है, तो इस रिडक्शन 10 टाइम्स इन वॉल्यूम है। शेप चेंजेस फ्रॉम इरेगुलर जो शुरू में है टू द स्फेरिकल टू बाइकनकेव साइज। ब्लू स्टेम कलर रेड में बदल जाता है। इस स्टेम से 10,000 नए सेल बनते हैं और ड्यूरेशन भी 21 दिन की है। अब मेरा एक ही सवाल है जी, जितनी भी खूबियां मैंने दुनिया के सामने पेश की हैं, क्या ये इत्तेफाक है, स्टोरीज हैं, या साइंस और स्पिरिचुअल दोनों मिलकर दिखा रहे हैं कि जो परफेक्ट है वो दिव्यंक ही है। फ्रॉम दैट एंगल आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने दुनिया को वो ज्ञान दे दिया है। वही चीज इस दिव्यंक में नजर आती है, उसके आधार पे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन को आसानी से बना सकते हैं और रिवर्स एजिंग तक जा सकते हैं और साइंस को स्पिरिचुअलिटी में बदल के दुनिया का कल्याण हो सकता है। यही दुनिया को ज्ञान चाहिए। यही चीज अंत में यहाँ तक रहती है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है। इतना भी अगर समझ जाए तो हम 10 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को आसानी से समझ पाएंगे। तो वो धन्यवाद, थैंक यू वेरी